हेलो एवरीवन, मैं सीएम परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, एक हमारी जो सीरीज चल रही है यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर्स के आपके जीएस फर्स्ट पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें आप लोगों के 2020 और 2018 के प्रीलिम्स जीएस फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग इस लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किए थे आपका 2017 के जितने क्वेश्चन थे, उसमें आपके 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें 1 पार्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो इसका ये सेकेंड पार्ट है। यदि आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं वॉच किया है तो आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट को अवश्य वॉच कीजिएगा, जिससे आप लोगों को समझने में और आसानी रहेगी। तो इसका ये सेकेंड पार्ट है। इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा वो आपके 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पे आज कवर करेंगे। और जितने लोग 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का, वो लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को अत्यधिक सॉल्व करें, क्योंकि उनसे आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उससे आप लोगों को आइडिया लगेगा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे सभी दोस्तों तक ये वीडियो का लाभ पहुँच सके। तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन कह रहा है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? यानी जो डच आए थे भारत में, तो उन्होंने अपने व्यापारिक जो अड्डे यानी व्यापारिक कंपनियां थी वो किस जगह पर उन्होंने स्थापित की थी? तो ऑप्शन ए दिया है नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। सेकंड नंबर दिया है बी सूरत, भरूच और आगरा में। और उसके बाद में कोचीन, अहमदाबाद, पटना। और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो देखो, जो डच आए थे भारत में, अपनी जो उन्होंने व्यापारिक कोठियाँ यानी जो व्यापारिक कंपनियाँ स्थापित की थी, इन्होंने नागपट्टनम यहाँ पर भी स्थापित की थी, चिंसुरा यहाँ पर भी स्थापित की थी, मछलीपट्टनम यहाँ पर भी स्थापित की थी। यानी यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी सभी जगह पर अपनी जो कंपनियां थी वो स्थापित की थी, व्यापारिक अड्डे जो थे वो स्थापित किए थे डचों ने। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्न में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व, यहाँ पे स्वतंत्रता पूर्व से बात कर रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो किसने किया था? तो इसका जो इस स्वराज दल का जो समर्थन किया था वो किया था M.A. जिन्ना ने। किसने किया था? M.A. जिन्ना ने। लेकिन इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? इसका जो गठन हुआ था वो 1 जनवरी को हुआ था। कब? 1 जनवरी 1923 को हुआ था। 1923 को हुआ था। और इसकी जो गठन किया था, उसका गठन सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने, इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर के इसका स्वराज दल का जो आपकी स्वराज दल था इसका गठन किया था। और कहाँ पे किया था? इसका जो गठन किया था वो इलाहाबाद में किया, यानी इलाहाबाद में किया था। और अब इसका इलाहाबाद का नाम बदल चुका है। इसका नाम वर्तमान इसका नाम जो है वो प्रयागराज है, प्रयागराज। तो कहाँ पे इसका गठन हुआ था? इसका जो गठन हुआ था स्वराज दल का वो हुआ था आपका इलाहाबाद में। किसने किया था? सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 1 जनवरी 1923 को किया था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। लेकिन इसका समर्थन किसने किया था विधानसभा में? तो इसका जो समर्थन किया था वो M.A. जिन्ना ने किया था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो यहाँ पे आपको सन बताना है, यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने किस सन में इसकी स्थापना की थी? किसकी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की थी। तो कब की थी इन्होंने? तो इन्होंने इसकी जो स्थापना की थी वो 1905 में की थी, 1905 में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था। तो किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था, तो ये आपकी थी ये अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन की जो खिलजी की सेना थी, काकतीय शासक जो था प्रतापरुद्र, जो आपका काकतीय शासक था प्रतापरुद्र, आपका जो काकतीय शासक था प्रतापरुद्र, तो द्वितीय की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी को परास्त किया था वारंगल में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे ये वाला आपका जो क्वेश्चन था इसको आयोग ने डिलीट कर दिया था। मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 4 से या 5 क्वेश्चन आपके डाउटफुल रहते हैं, तो हर साल ऐसा होता है। तो इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया था, और जो डाउटफुल क्वेश्चन वो डाउटफुल चलते रहते हैं, और ये आपका जो था ये इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं यहीं पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है। यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन सा जो है वो विशालतम हिमनद है। तो जो आपका जो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, सियाचिन। क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी सियाचिन। ये कहाँ पे है, काराकोरम में स्थित है। जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है वो कहाँ पे, काराकोरम में स्थित है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 76 किलोमीटर है। कितनी, 76 किलोमीटर आपकी सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई है। और कहाँ पे स्थित है, ये आपका काराकोरम में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। आपको यहाँ पे बताना था कि कौन सा विशालतम हिमनद है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। तो कहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे यूपी में कितना है, देखो यूपी में आपका है 0.57%, ठीक है। लेकिन बिहार में कितना है, बिहार में इसका जो परसेंटेज है वो है आपका 1.28%। उसके बाद आपका जो तमिलनाडु में इसका जो परसेंटेज है वो कितना है, तमिलनाडु में इसका जो परसेंटेज है वो आपका है 1.10%। उसके बाद में केरल में कितना है, तो केरल में इसका जो परसेंटेज है वो है 1.45%। तो कहाँ पे न्यूनतम है, तो आपका यूपी में, कहाँ पे, यूपी में न्यूनतम है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूपी में कितना है 0.57। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि अधोलिखित में कौन जो है वो शीत महासागर धारा नहीं, यानी कि कौन जो है वो ठंडी महाधारा नहीं, आपको है बताना है। तो कौन सी धारा यहाँ पे जो है वो ठंडी नहीं है, तो यहाँ पे आपकी जो अगुलहास की जो धारा है ये कौन सी धारा है, ये आपकी गर्म जल धारा है। कौन सी, ये गर्म जल धारा है। उसके बाद में आपका जो हम्बोल्ट है, कनारीज है, ओयोसियो है, ये सब आपकी जो धारा हैं वो सभी शीत धारा, यानी ये सभी ठंडी धाराएं हैं। लेकिन आपकी जो अगुलहास की जो धारा है ये आपकी गर्म जल धारा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगुलहास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है इनमें से जो यहाँ पे पर्वत दर्रा दिए हैं और राज्य, यानी कौन सा दर्रा है वो किस राज्य में लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपको लोकेशन बताना है, तो किस राज्य में लोकेटेड है। तो यहाँ पे कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो आपका सिपकीला कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में आपका जो वामडीला है ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद में आपका जो यहाँ पे नाथुला है, तो नाथुला या मेघालय में नहीं, ये आपका कहाँ पे, ये सिक्किम में है। कहाँ पे, ये आपका सिक्किम में है। आपका जो नाथुला दर्रा है वो आपका सिक्किम में अवस्थित है। उसके बाद में आपका जो जिला है ये आपका जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। लेकिन आपका यहाँ पे जो नाथुला था वो मेघालय में अवस्थित नहीं था, कहाँ पे था, सिक्किम में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी वाला सही सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है।
तो किसे जो है वो यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो आपका जो एवरडीन है, जो आपका एवरडीन है, इसको कहा जाता है यूरोप की तेल राजधानी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो किस देश समूह की सीमा जो है वो इजराइल से लगी हुई है? याद रखना यहाँ पे इजराइल से लगी हुई है। किसकी सीमा है? इजराइल से टच करती है। तो किसकी टच करती है? तो देखो यहाँ पे आपका जो हो गया लेबनान, क्या लेबनान, सीरिया और जॉर्डन और मिस्र, इन सभी देशों की जो सीमा है वो इजराइल की सीमा से टच करती है, यानी सभी से लगी हुई है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, यानी सभी की सीमा जो है, सीमा देश समूह की सीमा इजराइल से टच होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सबसे बड़ा पठार है। तो कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो आपका जो यहाँ पे दिया है कोलोराडो, क्या दिया? ऑप्शन नंबर सी, कोलोराडो जो आपका पठार है ये आपका सबसे बड़ा पठार है। और कहाँ पे अवस्थित है? आपका ये अमेरिका में अवस्थित है। कहाँ पे? अमेरिका में। कोलोराडो जो आपका पठार है ये अमेरिका में अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलोराडो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट्स का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से आपको निर्दिष्ट करना है। तो आपको सही कालानुक्रम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे आपका जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था? तो आपका जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये आपका हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। उसके बाद में आपका जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1919 में। 1919 में। उसके बाद में आपका जो खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था तो ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1918 में। कब? 1918 में हुआ था। उसके बाद में आपका जो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था तो ये आपका कब हुआ था? ये भी आपका 1918 में हुआ था। कब? ये भी आपका 1918 में हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो सही आपका जो यहाँ पे कालानुक्रम है तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा? वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2, 4, 3 और 1। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से युग्म जो हैं वो यहाँ पे सही सुमेलित हैं, आपको बताना है। तो कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है इडुक्की तापी शक्तिगृह। उसके बाद में सेकंड पे दिया है सवरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना। उसके बाद में दिया है रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। तो यहाँ पे आपका जो इडुक्की दिया है ये तापी शक्तिगृह नहीं है। तो ये आपका जो है ये कहाँ पे? इडुक्की जो है केरल में पेरियार नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। क्या है? आपका जो इडुक्की है ये आपकी केरल में पेरियार नदी पर अवस्थित है। आपकी जल विद्युत एक परियोजना है। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है यहाँ पे इडुक्की जो है तापी शक्तिगृह नहीं है। तो आपका ये सही सुमेलित है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये। तो कौन सा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4। 2, 3, 4 ये आपके सही सुमेलित हैं। तो आपका ये वाला सही सुमेलित नहीं है फर्स्ट वाला। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि तो यहाँ पे आपका ये गलत दिया है, तापी शक्तिगृह नहीं है। ये क्या है? केरल में पेरियार नदी पर स्थित जल विद्युत एक परियोजना है। लेकिन आपका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों सही सुमेलित हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिएगा तथा नीचे दिए गए कूट से आपको कूट के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे जलप्रपात दिया है और नदी दी, यानी कौन सा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर दिया है दूध सागर। तो कहाँ पे अवस्थित है ये मांडवी नदी पे। किस पे? दूध सागर आपका मांडवी नदी पे हो जाएगा। उसके बाद आपका डुडुमा जो है वो कहाँ पे है? ये आपका जो हो जाएगा ये
मत्स्य कुंड में, कहाँ पे, ये मत्स्य कुंड में हो जाएगा। उसके बाद में है गोकाक, ये कहाँ पे है, तो गोकाक आपका जो है वो घाट प्रभा। उसके बाद में आपका जोग जो है वो कहाँ पे है, जोग आपका हो जाएगा सराब। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 4 और बी का 2 और सी का 1 और डी का 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित शैल क्रमों में कौन भारत का 90% 19 से अधिक कोयला उत्पादन करता है। तो कौन सी आपकी जो शैल क्रम में है, तो कौन भारत में 19% से अधिक कोयला का उत्पादन करता है। तो कौन से विंध्य क्रम है, कि आपकी धारवाड़ चट्टाने हैं, यानी टर्सरी क्रम है, या आपका गोंडवाना क्रम है। तो आपकी जो गोंडवाना की चट्टानें हैं उनसे 90% से अधिक जो है कोयला का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना क्रम। क्या हो जाएगा, गोंडवाना क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। यानी यहाँ पे जो लोहा एवं इस्पात कारखाने हैं इनमें से कौन सा ऐसा कारखाना है जो कच्चे माल के क्षेत्र मतलब समीप नहीं है, कच्चे माल के समीप पे नहीं अवस्थित है। तो कौन सा जो है वो कच्चे माल के समीप नहीं स्थित है, तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 67 आपका सही जवाब आपको देना है। तो आप लोग कमेंट में इसका सही जवाब दीजिएगा। तो आपका जो सेलम है, कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया है सेलम। तो आपका जो सेलम है यहाँ पे सही जवाब नहीं है, क्योंकि जो आपका सेलम जो है कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु का ये सेलम, ये आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। तो ये आपका जो है वो सेलम तमिलनाडु में जो आपका है लोहा में इस्पात कारखाना, ये जो है वो कच्चे माल के समीप पे नहीं अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेलम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सागर एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है जो आपका लाल सागर, ज्वालामुखी घाटी का है, कि अफरदित घाटी का है, कि अच्छी द्रोणी का है, कि युवाकार की घाटी का है। तो किसका है, तो आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अच्छी द्रोणी का, जो आपका है वो है लाल सागर एक उदाहरण अच्छी द्रोणी का। और लाल सागर जो है वो कहाँ पे स्थित है, ये लाल सागर आपका जो है वो अफ्रीका एवं अरब के बीच स्थित है। कहाँ पे, अफ्रीका और अरब के बीच में, अफ्रीका और अरब के बीच में आपका स्थित है। आप लोग जब मैप देखेंगे वर्ल्ड का तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ पे आप लोग अच्छे समझ जाएंगे कि जो आपका लाल सागर है वो इसके कहाँ पे लोकेटेड है, यानी अफ्रीका और अरब सागर के बीच में अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छी द्रोणी का, यानी लाल सागर आपका जो है वो अच्छी द्रोणी का एक उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको बताना है यहाँ पे जो कर्क रेखा है तो वो किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है लेकिन टफ भी क्वेश्चन है। जिन लोगों को मैप, जो लोग अच्छे से जिनको आता होगा वो लोग अच्छे से क्वेश्चन को कर देंगे, क्योंकि आप लोग मैप जो है माइंड में अगर मैप को मैपिंग करेंगे तो आप अच्छे से इसको कर ले जाओगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर मैप को नहीं समझे होंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कर्क रेखा है वो किन राज्यों से होकर के गुजरती है। आपकी जो कर्क रेखा है तो किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका जो गुजरात हो गया, फर्स्ट नंबर पे आपको गुजरात हो गया, उसके बाद में छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद में आपका झारखंड। इन तीनों राज्यों से आपकी जो है वो कर्क रेखा होकर से गुजरती है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। यानी इनका पश्चिम से आपको पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताना है। तो कौन सा क्रम जो है इनका, पश्चिम से कौन सी जनजातियाँ जो हैं जातियाँ हैं पश्चिम से पूर्व को आपको लगाना है। तो यहाँ पे देखो ये आपकी जो हो गई गारो, सबसे पहले आपकी हो गई गारो, उसके बाद में आपकी हो गई खासी, उसके बाद में जैंतिया और उसके बाद में नागा आपकी हो गई। ये आपका पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक राजमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। यानी कि जो आपकी जो नहर है, कौन सी नहर है जो दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक राजमार्ग के रूप में जो है वो प्रयोग की जाती है। तो कौन सी नदी है, तो आपकी जो ये लुडविग्स नहर जो है, यानी लुडविग्स जो नहर आपकी है, ये जो है वो जर्मनी में आंतरिक राजमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुडविग्स नहर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। तो ब्राजील में जो विशाल कहवा बागानों को मतलब क्या कहा जाता है, आपको बताना है यहाँ पे। तो क्या कहा जाता है, तो वहाँ पे उसको फजेंडा कहा जाता है। क्या, फजेंडा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है। यानी आपको यहाँ पे बताना है कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दिया है गिनी बिसाऊ, विसाऊ, उसके बाद में यहाँ पे दिया है ताइवान, ताइपेई और निकारागुआ, मनागुआ, और उसके बाद में मालदीव, मलाबो। यहाँ पे आपको बताना है, यानी यहाँ पे जो ये कंट्री दिए हैं उसके बाद में इसकी राजधानी यानी कैपिटल दिए हैं। तो किस देश की मतलब किस देश की कौन सी यहाँ पे कैपिटल है। तो आपका जो मालदीव है, तो मालदीव की कैपिटल क्या है, तो मालदीव की आपकी जो कैपिटल है वो माले है। क्या है, माले है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ऐसा था कि मतलब इस बार भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि राजधानी से लेकर के यानी कैपिटल से एक क्वेश्चन पूछा गया था इस बार भी 2020 में भी। अगर आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से तो उसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा, जो क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से आपको उसका उत्तर बताना है। यहाँ पे क्षेत्र दिया है, उसके बाद में यहाँ पे दिया है स्थानांतरित खेती। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्थानांतरित खेती क्या होती है। देखो, स्थानांतरित खेती होती है जो जनजातियाँ होती हैं, यानी जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं, या जो मतलब आपकी जनजातियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो जिस जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे वो क्या लोग करते हैं, वहाँ का पूरा मतलब जंगल वगैरह होता है उसको साफ कर लेते हैं, और उसके बाद वहीं पे वो लोग खेती करते हैं। जब उसकी जो उर्वरकता होती है वो समाप्त हो जाती है, तो वहाँ से वो क्या करते हैं, वहाँ से वो लोग पलायन कर जाते हैं। जब वहाँ से पलायन कर जाते हैं तो वो लोग दूसरी जगह जाएंगे। जब दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, फिर वो वही प्रक्रिया वहाँ पर भी अपनाते हैं। वहाँ पे वो लोग पूरा जंगल वगैरह, झाड़ी वगैरह उसको साफ करते हैं, फिर वहाँ पे पुनः वो खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद फिर जब वहाँ की जो उर्वरकता होती है भूमि की वो समाप्त हो जाती है, तो फिर वो लोग दूसरी जगह फिर ऐसे करते हैं, माने वो स्थानांतरित होते रहते हैं। पहले यहाँ पे खेती करेंगे, जब यहाँ पे उसको पूरी ज़मीन जो होगी यानी जो जंगल झाड़ियाँ होगी उसको साफ़ करेंगे। उसके बाद में जब साफ़ हो जाएगा उसके बाद में वहाँ पे खेती करेंगे। जब खेती करेंगे तो उसके बाद में जब उसकी उर्वरकता समाप्त हो जाएगी तो नेक्स्ट जगह जाएंगे। यानी वो स्थानांतरित एक जगह से दूसरी जगह होते रहते हैं कंटिन्यू। तो इसी क्या बोलते हैं, स्थानांतरित खेती। यानी यहाँ में क्षेत्र दिया है, उसके बाद में यानी कौन सी यहाँ पे जनजाति दिया है। तो यहाँ दे पश्चिमी घाट हो गया, आपकी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हो गया, उत्तर पूर्वी भारत, उसके बाद मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे आपको सही इसका क्रम लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। तो ये आपको लगाना है। देखो ये यहाँ पे क्षेत्र दिया है, देखो पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट में कौन करता है खेती आपका, तो आपका यहाँ पे पश्चिमी घाट कुमारी जनजाति। उसके बाद में दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ये आपका हो जाएगा वालतरे। क्या हो जाएगा, वालतरे। उत्तर पूर्वी भारत, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा झूम। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ये आपका ढाइया। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4, 2, 3 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है और कोड के अकॉर्डिंग आपको इसका सही जवाब बताना है। यहाँ पे दिया है एल्यूमिनियम कंपनी, और उसके बाद में स्थिति आपको बताना है, यानी कौन सी जो कंपनी है वो किस जगह पर लोकेटेड है। तो आपकी जो वाल्को है ये कहाँ पे है, हिंडोल्का कहाँ पे है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, उसके बाद में आपकी नाल्को। तो वाल्को आपकी जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो आपकी जो वाल्को है वो कोरबा में, कहाँ पे, कोरबा में अवस्थित है। हिंडोल्का जो है वो कहाँ पे, ये आपकी जो है ये रेणुकूट में, कहाँ पे, रेणुकूट में आपकी जो है वो हिंडोल्का अवस्थित है।
इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी जो है हीराकुंड में। कहाँ पे? हीराकुंड में। और उसके बाद में आपकी जो नालको है ये कहाँ पे? ये आपकी कोरापुट में। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से उसी टाइप क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे नगर दिए गए हैं और उसके बाद में यहाँ पे नदी, यानी कौन सा जो नगर है वो किस नदी के समीप पे अवस्थित है, तो आपको बताना है। तो खारतूम कहाँ पे ये है? तो आपका जो खारतूम है वो किस नदी के पास में, मतलब किस नदी के समीप स्थित है? तो आपका ये है नी नदी के, किसके? नी नदी के समीप अवस्थित है। उसके बाद में आपका जो व्राजावेले ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका हो जाएगा जैरी नदी पर स्थित है। कहाँ पे? जैरी। उसके बाद में आपका जो रॉटरडम है ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका राइन नदी पे। कहाँ पे? राइन नदी में। और पेरिस कहाँ पे है? ये सेन नदी के पास में, मतलब समीप में स्थित है। तो सही जवाब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। 2, 1 और 4 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में किसकी होती है? यानी जो आपका जो रिसाव होता है वो किसकी गंध होती है? किसकी गंध होती है? तो क्वेश्चन नंबर का 77 है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इथाइल मरकैप्टेन। क्योंकि देखो यहाँ पे जो जिसकी जो गंध होती है वो होती है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का जो मिश्रण मिलाया जाता है। लेकिन इसका जो आपका जो इथाइल मरकैप्टेन है इसको इसमें मिक्स किया जाता है इसके रिसाव को पता लगाने के लिए, यानी इसके रिसाव के लिए इसको इसमें मिक्स किया जाता है। लेकिन मिश्रण किसका होता है? इसमें जो मिश्रण होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। लेकिन इसको जो आपका जो इथाइल मरकैप्टेन है इसको इसमें मिक्स किया जाता है रिसाव के लिए। इससे रिसाव पता चल जाता है कि इसमें रिसाव हो रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कथन, यहाँ पे कारण वाला क्वेश्चन है। कथन ए क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है। और कारण कह रहा है कि मानव शरीर में स्टार्च जो है वो अपघटक एंजाइम डाइस्टेट्स विद्यमान रहता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सही है। कारण और कथन दोनों सही है। क्या जो आपका कथन है वो कारण की व्याख्या सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो देखो यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माने ए तथा आर दोनों सही है। आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, किंतु आपका जो आर है ये सही ए की जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी आपका जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्योंकि जो मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन में अक्षम है तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेस विद्यमान रहता है तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि पशुओं के शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज को तोड़कर इसका पाचन करने में सहायक करते हैं, मतलब उनके सहायक होते हैं। ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं पशुओं के शरीर में कुछ, लेकिन मानव शरीर में ऐसे जीवाणु नहीं पाए जाते हैं जो सेलुलोज को का मतलब डाइजेशन करें। लेकिन यहाँ पे पशुओं के शरीर में ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा दोनों कारण, कथन और कारण। लेकिन सही जो मतलब इनमें दोनों में रिलेशन सही नहीं बैठ रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो कौन जो है वो दर्द महसूस नहीं करेगा आपको बताना है। तो आपका जो मस्तिष्क होता है ये स्वयं की संवेदना के प्रति क्या होता है? उदासीन होता है। आपका जो मस्तिष्क होता है तो ये आपका जो है ये स्वयं की संवेदना के प्रति उदासीन होता है। क्या होता है? ये उदासीन होता है स्वयं की संवेदना के प्रति। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका मस्तिष्क में अगर सुई चुभाने पर इसमें अंगों में दर्द महसूस नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? तो किस में जो है वो खुर नहीं पाए जाते हैं? तो आपका जो गीदड़ होता है इसमें खुर नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फलों में जो मीठा होता है फल, तो उसमें क्यों मीठा होता है उसका कारण आपको बताना यहाँ पे है। तो क्यों मीठा होता है? तो आपका जो फ्रक्टोज के कारण ही आपके फल जो होते हैं वो मीठे स्वाद का कारण होता है।
फ्रक्टोज, या जो आपका जो फ्रक्टोज होता है यह एक मोनोसैकेराइड शर्करा होती है। क्या होती है? एक मोनोसैकेराइड शर्करा होती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्रक्टोज के कारण ही आपका जो फल होते हैं वो मीठे होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? यानी प्राकृतिक बहुलक है, यानी यहाँ पे कौन सा पदार्थ है वो प्राकृतिक बहुलक है। देखो पहले जानते हैं प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं। प्राकृतिक बहुलक वो होते हैं जो प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। कौन से? जो प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं वो हम प्राकृतिक बहुलक उन्हें बोलते हैं। लेकिन जो कृत्रिम रूप से हमको प्राप्त होते हैं उनको हम कृत्रिम बहुलक, यानी कृत्रिम तरीके से जो प्राप्त होते हैं वो अलग चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपके जो प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं वो प्राकृतिक पदार्थों से ही हमको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। तो कौन सा जो है जो आपका प्राकृतिक बहुलक है? तो यहाँ पे आपका जो रेशम है, क्या है? जो आपका रेशम यहाँ पे है वो एक प्राकृतिक बहुलक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो वैकेलाइट है, उसके बाद में किवलार है, लेक्सान है, ये आपके प्राकृतिक नहीं, एक कृत्रिम विधियों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन आपका जो रेशम है ये आपका एक प्राकृतिक बहुलक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वी, रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो कौन? यहाँ पे हार्मोन्स दिए हैं और यहाँ पे कार्य दिए हैं, यानी कौन से हार्मोन्स का कौन सा कार्य होता है, यानी किस हार्मोन्स का कौन सा कार्य होता है आपको यहाँ पे बताना है। तो उसके बाद में आपका जो दिया इंसुलिन, तो इंसुलिन का जो कार्य होता है वो रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। उसके बाद में आपका जो मेलाटोनिन होता है इसका निद्रा का नियंत्रण करता है। उसके बाद में आपका जो ऑक्सीटोसिन है ये स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निष्कासन करता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है गैस्ट्रिन जो होता है, तो ये रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। तो आपका जो गैस्ट्रिन होता है ये क्या करता है? ये भोजन के उपापचय का नियमन करता है। क्या करता है? भोजन के उपापचय का नियमन करता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका जो डी है वो सही सुमेलित नहीं है। रक्तचाप यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा भोजन के उपापचय का नियमन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिया है, तो यूरिया आपकी है, तो क्या है यूरिया? तो यूरिया जो आपका है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। क्या है? यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है जो आपकी यूरिया होती है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH2। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH2 और CONH2। ये आपका केमिकल नेम हो गया यूरिया का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रानी झांसी समुद्री पार्क की जो स्थापना हुई थी वो किस सन में हुई थी, आपको बताना है। तो किस सन में रानी झांसी समुद्री पार्क की स्थापना हुई थी? तो आपकी ये स्थापना हुई थी 1996 ईस्वी में। कब हुई थी? 1996 ईस्वी में। और आपका जो रानी झांसी समुद्री पार्क कहाँ पे स्थित है? ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप में अवस्थित है रानी झांसी समुद्री पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन जो है वो प्रभावित करता है? यानी जो पित्ताशय में आपका जो उपस्थित पत्थर जो होता है यानी स्टोन होता है वो किसका पाचन जो है वो प्रभावित करता है? देखो पित्ताशय में जो पित्त का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? वो लीवर में होता है। यानी जो पित्त का निर्माण होता है वो लीवर में होता है, लेकिन इसका जो भंडारण होता है वो कहाँ पे होता है? वो पित्ताशय में होता है, यानी गॉल ब्लैडर में होगा। लेकिन यहाँ पे जो अगर पित्ताशय में जो आपका स्टोन हो जाता है तो किसका जो पाचन वो प्रभावित करेगा? तो किसका पाचन प्रभावित करेगा? तो ये आपका जो हो जाएगा ये वसा का पाचन जो है प्रभावित करेगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर वी जो है यहाँ पे वी हो जाएगा, वसा का। तो पित्ताशय में उपस्थित अगर स्टोन है आपकी तो क्या हो जाएगा? ये तो वसा का जो है डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है?
यहाँ पे यानी आपको बताना है कौन सा जो है वो आनुवांशिक रोग नहीं है। तो आपका जो रतौंधी है, यहाँ पे रतौंधी जो होता है ये किसकी कमी के कारण होता है? ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन ए की कमी के कारण आपका रतौंधी रोग होता है जी। ये आपका ये आनुवांशिक रोग नहीं है। इसके बाद में आपका जो रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये आप क्या है, ये सारे जो रोग हैं ये आनुवांशिक रोग हैं। आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं? देखो आनुवांशिक रोग ऐसा होता है कि जैसे आपके पिताजी के से बाल गिर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके भी बाल गिरे। ऐसा होता है आनुवांशिक, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। ये आनुवांशिक रोग उनको बोलते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक रोग, ऐसे समझते हैं हम लोग। उसके बाद में आपका जो रतौंधी है वो क्या? विटामिन ए की कमी के कारण आपका रतौंधी रोग होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा युग्म जो है वो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो दिया है विटामिन डी, यहाँ पे क्या है, माने यहाँ पे विटामिन दिए हैं, उसके बाद में यहाँ पे दिया है कार्य, यानी किस विटामिन का कौन सा कार्य है। तो आपको जो विटामिन यहाँ पे दिया है डी, तो ये बंधता रोधी कारक नहीं है, ये क्या है? तो आपका ये रिकेटस कारक है। क्या है? ये रिकेटस कारक है। रिकेटस कारक आपका है ये विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन की कमी से होता है। तो कौन सा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है? तो सभी को पता होगा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सभी लोगों को आता होगा। आई होप सभी लोग इस क्वेश्चन को राइट करके आए होंगे। तो आपका जो आयोडीन की कमी से होता है वो कर्क रोग होता है। कौन सा रोग? कर्क रोग। इससे क्या होता है? इससे कोशिकाओं जो होती है, आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स जो होती हैं, वो अनियंत्रित वृद्धि होती है उनकी। किसकी? सेल्स की अनियंत्रित वृद्धि होती है। किसकी? सेल्स की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर आपका 89 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, घेंघा रोग। क्या हो जाएगा? घेंघा रोग। देखो यहाँ पे, सॉरी ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया है। यहाँ पे आपको बताना था कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है आपकी आयोडीन की कमी से? तो आपका यहाँ पे जो घेंघा रोग होता है वो होता है किसकी? आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग होता है। और उसके बाद में आपकी जो यहाँ पे दिया है कर्क रोग। तो कर्क रोग किससे होता है? इससे क्या होता है प्रभावित? तो आपकी जो सेल्स होती हैं, यानी जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो वृद्धि होती है वो हो जाती है अनियंत्रित हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकी जो वृद्धि होती है वो अनियंत्रित हो जाती है कर्क रोग से। लेकिन यहाँ पे जो घेंघा रोग आपका जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घेंघा रोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद में आपका जो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक अम्ल जो है वो अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। तो कौन सा जो कार्बनिक होगी यहाँ पे, कार्बनिक जो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक अम्ल जो होता है वो अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो यहाँ पे आपका दिया एसिटिक अम्ल, उसके बाद में यहाँ पे दिया सिट्रिक अम्ल, उसके बाद में यहाँ पे दिया लैक्टिक और टार्टेरिक अम्ल। तो देखो अम्ल, देखो इमली और अंगूर और केला में प्रचुर मात्रा में जो विद्यमान होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है टार्टेरिक अम्ल। क्या होता है? वो आपका होता है टार्टेरिक अम्ल। उसके बाद में आपका जो लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो आपका ये दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, सभी को पता होगा। उसके बाद में आपका जो है टार्टेरिक अम्ल ये किसमें विद्यमान होता है? आपका अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। कौन सा? टार्टेरिक अम्ल। उसके बाद आपका जो सिट्रिक अम्ल है ये किसमें पाया जाता है? तो आपके जो जितने खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल जितने आपके होंगे उसमें आपका जो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आपका जो एसिटिक अम्ल है ये आपका सिरका में पाया जाता है। किसमें? ये आपका सिरका में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या? ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अकार्बनिक जो अम्ल होता है जो आपके अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो निम्नलिखित ईंधनों में से कौन जो है वो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो आपका ये हो जाएगा हाइड्रोजन जो है वो कम प्रदूषण उत्पन्न करेगा। और इसको किसको, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है हाइड्रोजन को। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क जो होता है उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो किसका जो मस्तिष्क है उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो चींटी का जो मस्तिष्क होता है उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो किसके द्वारा आपका ये ट्रैक किया जा सकता है। तो आपका ये डॉपलर प्रभाव द्वारा इसको कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो आपको निकालना है कितना, देखो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, कितना 1000 वाट होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले, तो एक सुरंग में 100 वाट वाले, तो हम लोग ऐसे समझते हैं। तो एक सुरंग में 100 वाट वाले क्षमता वाले कितने बल्ब जलते हैं, तो 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलते हैं। तो इंटू 20 हो जाएगा यहाँ पे। और कितने बल्ब जलते हैं, तो यहाँ पे इंटू 5 यानी 5 बल्ब जलते हैं। और कितना करेंगे 1000, कितना 1000, क्योंकि 1 किलोवाट में कितना होता है 1000 वाट। तो 2 जीरो यहाँ पे कट कर दिए, 2 जीरो ये वाला कट कर दिए, 1 जीरो ये आपका जीरो। तो 2 5 दूनी 10 यानी कितना हो गया 10 यूनिट। तो 10 यूनिट किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10 यूनिट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि जो है वो नहीं बदलेगी। तो कौन सी भौतिक राशि जो है वो नहीं बदलेगी, तो आपका ये जो आयतन इसका है, यानी आयतन इसका नहीं बदलाएगा आयतन में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर क्या होता है। तो जो आपका जो मोबाइल चार्जर होता है या एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, क्या है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर है आपका मोबाइल चार्जर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पे दिया है उत्पाद, उसके बाद में दिया है स्रोत, यानी कौन सा उत्पाद किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे अफीम दिया है, हींग दिया है, रब दिया है और कुने। तो देखो आपका जो अफीम होता है ये किससे प्राप्त होता है, तो आपका जो अफीम होता है ये फल से प्राप्त होता है। किससे, अफीम आपका फल से प्राप्त होता है। हींग किससे प्राप्त होता है आपका, तो हींग आपका जो होता है वो जड़ से प्राप्त होता है। किससे, हींग आपका जड़ से प्राप्त होता है। उसके बाद में आपका जो रव होता है वो किससे प्राप्त होता है, ये आपका तना से प्राप्त होता है। कुनैन किससे प्राप्त होता है, ये आपका छाल से प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। 3 2 और 4 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं। क्यों नहीं प्राप्त करते हैं, यानी बरसात के समय उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त, इसका रीजन क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया है एंटीना छोटे होते हैं। उसके बाद में सेकंड दिया है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं। थर्ड यहाँ पे दिया है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सभी ऑप्शन क्या हैं, सभी जो आपके यानी ऑप्शन सही हो जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन का आपका कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है। आप बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या में कमी है, तो किस में जो है वो जनसंख्या में कमी है ये, तो आपका ये जो नागालैंड है यहाँ पे जनसंख्या में कमी आई है। कितनी परसेंट की, 0.6% की कमी यहाँ पे आई है नागालैंड में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अब यहाँ पे दिया अभिकथन, उसके बाद में यहाँ पे दिया है कारण। तो अभिकथन क्या कह रहा है, अभिकथन कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में यानी 1993 में विश्व में 16 पॉइंट यानी 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारी के कारण हुई थी। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में कारण क्या कह रहा है, कारण कह रहा है कि स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो देखो यहाँ पे आपका जो ए और आर दोनों सही, यानी आपका जो अभिकथन है और कारण दोनों सही हैं, परंतु आपका जो कारण है वो आपका अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करना, यानी इन दोनों में आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, और लेकिन इनमें दोनों में रिलेशन नहीं बैठा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका था सेकेंड लेक्चर। तो इसमें हम लोगों ने कंप्लीट किए 51 से लेकर के आपके 100 क्वेश्चन तक। अब इसके बाद में जल्द ही मिलते हैं हम लोग, लास्ट लेक्चर आपका होगा इसका, जिसमें हम लोग 100 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 3 के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।